हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम लोग जो मैथ्स का सेट कर रहे हैं, जो कि प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 है, इसी का हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेली एक सेट कर रहे हैं जिसमें हम लोग सेट नंबर 6 तक कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज हम लोग सेट नंबर 7 का डिस्कशन करेंगे, ठीक, जिसमें आरआरबी ग्रुप डी का 22/8/2022 का जो होगा फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन होगा, ठीक। टोटल क्वेश्चन हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। ये जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 है, इसमें 2018 से 2022 तक टोटल जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेलवे का दिया हुआ है, ठीक। तो इसी का हम लोग सोल्यूशन करना है लगातार, ठीक। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 7। अगर आप चैनल पर न्यू होंगे, विपिन मैथ्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 60 डिग्री 80 डिग्री है, तो तीसरा, अब तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। जिनको नहीं पता है वो लिख लीजिए। तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 8 6 14 हो गया, तो 140 इसमें से घटा देंगे तो 40 डिग्री तीसरा कोण नहीं निकल जाएगा, 40 डिग्री। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल सा बात है यहाँ पे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन था पहला। ये दूसरा देखिए, सर है, इसको सरल करिए। अब देखिए यहाँ बीच में ना भाग का सिंबल है, ये भाग देना है हमें, ठीक। ये भाग का सिंबल है, जोड़ नहीं है, भाग है आपका, ठीक। तो पहले इसको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा AB + 1 बट्टा B का पावर R हो जाएगा, इंटू R है, ये हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो ये AB - 1 बट्टा B के पावर S हो जाएगा। अब बट्टा, नीचे में बट्टा है, भाग देना है हमें। फिर यहाँ पे भी वही बातें होगा, AB + 1 बट्टा B का पावर R, A है, यहाँ पे A है, देखिए यहाँ A है, या नीचे B है, यहाँ A है, का पावर R इंटू ये हो जाएगा AB - 1 बट्टा A का पावर S है। अब कभी भी अगर भाग दिया जाता है ना तो ये पावर उलट जाता है। जब भी भाग देना रहता है ना तो बट्टा में जो चेंज हो जाता है, ये नीचे रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे होगा। देखिए AB + 1 बट्टा A, देखिए R, दोनों का पावर R है ना, तो इनको एक साथ लिख देते हैं। तो ये गुणा में ना ये ऊपर चला जाएगा, यानी A ऊपर चला, AB है यहाँ पे, यहाँ B है ऊपर आपका, यहाँ पे क्या है, B है। ये ऊपर जाएगा तो A बट्टा AB + 1, इसका होल पावर हमारा R हो जाएगा, गुणे। फिर अब इसको देखते हैं S वाला का, तो S वाला है AB - 1 बट्टा B इंटू, अब ये चेंज होगा तो ऊपर A चला जाएगा, A बट्टा AB - 1, इसका पावर कितना है, S है आपका, S, ये R है और ये S है। अब देखिए यहाँ से ये कट जा रहा है, A + B, यहाँ से A - B कट जा रहा है, तो यहाँ क्या मिला आपका, A बट्टा B के पावर R इंटू A बट्टा B के पावर S। तो गुणा में अगर बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, यानी कि A/B के पावर R + S जो हो जाएगा हमारा रिजल्ट, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन था ये। बस ये ऊपर ये अंश हो गया, ये अंश हो गया और ये हर हो गया, दोनों को जोड़ करके और जब भाग लगाएंगे तो ये उलट जाता है, ये A/B, ये ऊपर A चला जाएगा, AB प्लस नीचे आ जाएगा, तो ये कट जा रहा है। यहाँ A/B के पावर R और यहाँ भी A/B के पावर S हो जा रहा है। तो बेस सेम रहने पर, जैसे आपको पता होगा कि x के पावर m इंटू x के पावर n अगर रहेगा तो ये हो जाएगा x के पावर m + n। अगर भाग में रहता है ना, x के पावर m माइनस x के पावर n भाग में रहता है, ये भाग में रहता है, तो यहाँ हो जाएगा, घट जाता है, पावर m - n हो जाता है। ये सर्ट्स का आपका रूल है इसमें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। A/B के पावर R + S, ठीक। अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि रानी ने एक व्यापार शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए की राशि उधार ली। 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद कितना साधारण ब्याज? ये तो कल ही बताए थे आपका ना कि SI जो होता है ना, हमेशा R × T% हो जाता है। अमाउंट जो होता है 100 + RT हो जाता है, 100 + RT, और जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा 100% होता है। जो यहाँ ब्याज होगा वो 14% ब्याज देना होगा। तो सिंपल सा बात है कि जो SI हो जाएगा 2 लाख का 14%, 2 लाख का 14 बट्टा 100 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कटेगा,
14 दूना 28,000 रुपया उसे ब्याज देना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये भी आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक विद्यार्थी को टर्म 1 80/80, इसका मतलब ये हुआ ना, देखिए एक बार आपको समझिएगा। टर्म 1 का जो इसका प्राप्त ये दिया हुआ है कि अंक जो है अंक प्राप्त हुआ, यानी कि 80/80, इसका मतलब ये हुआ कि 80 नंबर का एग्जाम हुआ है, 80 प्राप्त किया है। और टर्म बी का देखिए, टर्म 2 की बोला हुआ है कितना, 75/90, इसका मतलब 90 नंबर का एग्जाम हुआ है और 75 पाया है। अब यहां कह रहे हैं कि यदि दोनों टर्म के लिए भारांक मतलब कि ये 8 है, इसका भार कितना है, वेजेट कितना है, तो 80 है, इसका वेजेट कितना है, 90 है, तो भारांक क्रमशः 40% और 60% है, तो उसके अंतिम प्राप्तांक का प्रतिशत क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन बोला है कि इसका भारांक कितना है, 40% है, 40%, इसका वेजेट कितना है यहाँ पे, तो 60% है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे पहले हम लोग भारांक निकालते हैं कि भारांक इसका कितना है, मतलब कि टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं। तो टोटल मार्क्स ये 80 है, 80 का 40%, इसका वेजेट 40% है, तो 40/100, 0 से 0 कट गया, 8 चौके 32, अब प्लस इसका वेजेट कितना है, 90, तो 90 का कितना परसेंट है इसमें, 60% है, तो 60/100 यानी कि 9 छके 54 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 54, यानी ये हो जाएगा 4 2 6 और 5 3 8, यानी टोटल 86 नंबर का एग्जाम इसे लेना है। 80 का 40% 32 हो गया और 90 का 60% 54 हो गया, दोनों को जोड़ दिए, 4 2 6 और 1 मिनट, 5 2 7 76 ना होगा जी, यहाँ 76 हो जाएगा। सही तो था, रुक जाइए 1 मिनट, ये जो हम लोग का था ना पहले सही था, जोड़े थे, तो ये 4 2 6 और 5 3 8, 86 नंबर का एग्जाम लेना है। इसका प्राप्तांक कितना है, अब प्राप्तांक निकाल लीजिए, प्राप्तांक ये अंतिम प्राप्तांक हो गया, अंतिम प्राप्तांक, तो ये यहाँ 80 पाया था, तो 80 का 40% 32 हो जाएगा, 80 का 40% 8 चौको 32 पाया, प्लस यहाँ 75 का 60%, 75 गुणे 60/100, 25 चौके 100, 25 3 75, 3 से कटाएंगे 15, 15 3 45 हो जाएगा। तो ये कितना पाया, तो 5 2 7 4 3 7, 5 2 7 4, 77 पाया। तो प्रतिशत प्राप्तांक पूछा हुआ है, प्रतिशत प्राप्तांक मतलब 77/86 गुणे 100 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, जैसे ये अगर कटाते हैं इसको तो 2 चौके 43 मिनट में कटेगा और यहाँ 50 हो जाएगा। अब ये कटेगा नहीं, यहाँ पे प्रतिशत पॉइंट में आएगा, ये आपका लगभग में पूछा हुआ है, तो ये 0 हो जाएगा, 7 5 35, 7 5 35 3 38 और बट्टा 43 हो जाएगा, यानी कि 38 और इधर भाग लगा देते हैं, यहाँ हमें भाग लगाना है, भाग लगाना होगा, ये क्वेश्चन अच्छा है आपका। 3850 में हमें भाग लगाना है कितना से, 43 से, 43, तो देखिएगा कि कितने मिनट में चला जाएगा ये आपका, 9 9 चौको 36, 9 3 27 और 9 चौको ज़्यादा हो जाएगा, 8 ही मिनट में जाएगा, तो 8 3 24 का 4 हासिल 2 हो जाएगा, 8 चौको 32 33 34 हो जाएगा, यहाँ 5 में से 4 गया 1 और 8 में से 4 गया 41 बचा, फिर 0 उतरा। अब कितना मिनट में जाएगा, तो 9 मिनट में अब चला जाएगा आपका आराम से, 9 चौके 9 3 27 का 7 हासिल 2 हो जाएगा, 9 चौके 36 37 38 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो 89 दशमलव समथिंग आएगा, 89, इसका मतलब पॉइंट में पहले बदलिए, 10 में से 7 जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ बचा कितना हमारा 10, 10 में से 8 गया, 10 में से 7 गया 3, ये 0 हो गया, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक। यहाँ 0 उतरा, तो अब कितना मिनट में जाएगा, 4 25 20, 5 3 15, 5 में आराम से चला जाएगा। तो ये अगर आ रहा है 89 दशमलव, हमारा आ रहा है कितना 89.5, तो ये लगभग में हो जाएगा, निकटतम जो हो जाएगा ना 90% हो जाएगा, निकटतम लगभग में मान 90%, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक बार और समझिए आप थोड़ा सा। जैसे ये बोला है ना कि एक विद्यार्थी टर्म 1 में 80/80 और टर्म 2 में 75/90 अंक प्राप्त किए,
यानी कि 80 नंबर का एग्जाम है 80 पाया है, दूसरे में 75 का एग्जाम 90 का एग्जाम है 75 पाया है। लेकिन ये बोला है ना कि दिए गए भारांक क्रमशः 40% और 60%। इसका मतलब जो ये यहाँ जो एग्जाम हो रहा है ना, इसका वेजेड 40% है, ये दूसरा वाला का 60%। तो इसका मतलब कि भारांक का मतलब कि जो ये इसका प्राप्तांक है वो भी इसका 80 का 40% होगा, यहाँ जो प्राप्तांक है 75 का 60% होगा, और टोटल मार्क्स भी 80 का 40% होगा, यहाँ 90 का 60% होगा। तो सबसे पहले हम टोटल मार्क्स निकाल लिए हैं, तो 80 का 40% 32, 90 का 60% 54, यानी टोटल मार्क्स होगा 86। ये कितना पाया है, तो यहाँ 80 का 40% 32 हो गया, और यहाँ 75 का 60% 45 हो गया, यानी कि 77 पाया। तो जो अंतिम प्राप्तांक का प्रतिशत पूछ रहा है, तो 77/86 इंटू 100 हो जाएगा, कितना आ जा रहा है 89.5, तो लगभग में 90 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी संख्या को 330 और 265 के योग से विभाजित करने पर भागफल 335 और 265 के अंतर से 3 गुना प्राप्त होता है और शेषफल 35 आता है, तो संख्या क्या है। अब देखिए कितना सिंपल है, किसी संख्या में हमें भाग कितना से देना है, तो इन दोनों के योग से, तो योग जोड़िए तो 5 5 10, 6 3 9 1 10 और 3 2 5 1 6 हो जा रहा है, यानी कि हमें 600 से भाग लगाना है, ठीक। 600 से यहाँ हमें क्या करना है, भाग लगाना है, भाजक ये 600 आ गया। तो जो इसका भागफल, अब एक बात आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो देखिए नोट करके लिख लीजिएगा, इसे बोलते हैं भाजक, इसे बोलते हैं भागफल, भागफल। और जो यहाँ आता है उसे बोला जाता है, ये बीच वाला भाज्य है, और नीचे आ जाता है शेषफल, शेषफल हो जाता है। इसमें रिलेशन क्या होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, यही बात होता है, रिलेशन होता है चारों में। यानी इन दोनों को गुणा करके ये शेषफल को जोड़ दिया जाता है, तो ये बीच वाला प्राप्त हो जाता है। तो 600 से भाग लगाना है, इन दोनों के योगफल मतलब 600 से, भागफल क्या आ रहा है, तो इसका अंतर कितना होगा, 5 5 0 हो जाएगा, और यहाँ 13 में से 6 जाएगा 7, यानी कि 70 आ रहा है। तो 70 का 3 गुना, तो 70 का 3 गुना कितना हो गया, तो ये 210 हो जाएगा, भागफल कितना हुआ 210। यहाँ बोला है कि इनके अंतर का 3 गुना के बराबर है, यानी कि 70 का 3 गुना कितना हो जाएगा 210, और शेष कितना बच रहा है 35,000। देखिए जो संख्या हमारा n हो जाएगा, n इज इक्वल टू, तो इन दोनों को गुणा कर लीजिए, 600 गुणे 210 प्लस 35 हो जाएगा, 0 0 3 को 0 हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूना 12, अब 35 इसमें जोड़ लेना है, यानी क्या आ जाएगा आपका, तो 12 60 35 हो जाएगा। 12 60 35 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 12 60 35 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी इज द राइट आंसर, 1,26,035 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष हो जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। संख्या पता नहीं है कितना से भाग लगाना है, तो दोनों के योग से, यानी 600, भागफल कितना आ रहा है, तो दोनों के अंतर का 3 गुना मतलब 210, शेषफल 35 दिया हुआ है, तो निकाल लिए यहाँ पे हमारा 1,26,035, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और फिर उसमें 5-5% के 2 क्रमिक छूट दिए जाते हैं। जैसे 100 है, 20% वृद्धि हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। अब 5% का 2 को छूट दे रहे हैं, तो 5 छूट देंगे तो 95 में बेचेंगे, फिर 5 छूट देंगे तो 95 में बेचेंगे, बस खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया। 5 से कटाइएगा तो 19 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये भी 5 से कटाएंगे 19 हो जाएगा, और 5 से 20 हो जाएगा, ठीक, 20, 5 दूना 10। अब इसको अगर कटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, 2 एकम 2, यहाँ हो जाएगा 2 छक्के 12, फिर ये 2 से कटा देते हैं तो 2 3 6, तो 19 से 361 में 3 से गुणा कर लीजिए, 3 36 18 कर 18 से ले 3 3 के 9 1 10, ये आ जा रहा है कितना, तो 108.3। इसका मतलब कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, देखिए तो 8.3% की वृद्धि होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
विक्रय मूल्य से उसका क्रय मूल्य कितना अधिक होगा, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कितना अधिक है, तो क्रय मूल्य तो हम 100 माने हैं, तभी नहीं यहाँ पे 20 बढ़ाए थे तो 120 हुआ था, तो इससे कितना ज्यादा है 8.3। 100 से जितना ज्यादा है ना वही वृद्धि हो जाएगा, यानी क्या 8.3% अधिक होगा। आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर है 7 में कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5, 7 और 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए कभी भी ये दिया है ना कि 5, 7 और 10, तो ये ट्रिपलेट नहीं बना रहा है। ट्रिपलेट 3, 4, 5 होता है, 5, 12, 13, 7, 24, 25, ये नहीं है ट्रिपलेट। तो अब किस विधि से, तो हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे, यानी हीरोन्स फार्मूला से एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। इसी फॉर्मूला से निकालना होगा। सबसे पहले एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो 10, 7, 17, 5, 22, 22 बटा 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो रख दीजिए, कुछ है ही नहीं, अंडर रूट 11 गुणे 11 में से 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा, इंटू 11 में से 7 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 11 में से 10 गया 1 हो जाएगा, खत्म, कुछ नहीं है। 11 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो सिर्फ पेयर इसी का लग रहा है, तो ये बाहर निकलेगा तो 2 अंडर रूट 66 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 66 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। हीरोन्स के फॉर्मूला से इसका एरिया निकालना होगा, एक एस अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, टेबल से रिलेटेड है। निम्न तालिका पर कॉलेज के विभिन्न वर्गों अर्थात कला, विज्ञान, वाणिज्य, इस सब का दिया हुआ है, पुरुष महिला की संख्या दिया हुआ है। जैसे कला में पुरुष की संख्या 202 है, महिला की संख्या 112, ये सब संख्या दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ मेन क्वेश्चन है आपका, कॉलेज के कुल विद्यार्थियों में से वाणिज्य की महिला विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो वाणिज्य की महिला विद्यार्थी कितने हैं, वाणिज्य की महिला विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो वाणिज्य में देखिए, वाणिज्य हो गया नहीं, महिला कितनी है 190, तो 190 टोटल का, टोटल कितना है देखिए, जोड़ दीजिए, 7, 6, 13 कर 3 हार्सिल 1 हो जाएगा, 5, 4, 9, 1, 10 कर 0 हार्सिल 1 हो जाएगा, 6, 6, 12, 1, 13, यानी कि इसका एक कितना प्रतिशत है यही निकालना है। तो भाग तो लगाना है, पॉइंट में आएगा, यानी 19,000 में आपको भाग लगा देना है कितना, 1303 से, तो एक ही मर्त में जाएगा, 1303 हो जाएगा। घटा दीजिए, 10 में से 3 गया 7, 9, यहाँ हो गया कितना 8, 8 में से 3 गया 5 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, फिर 0 आएगा। अब देखिए तो कितना हो जाएगा, 13 चौके 52, यानी कि 4 मर्त में आराम से चला जाएगा, 4 3 12, 13 चौके 52। अब 14 दशमलव समथिंग वाला एक वो है, ये है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14.58, 14.58% हो जाएगा। ये भी ध्यान रखते चलना है, ऑप्शन भी पूरा भाग देने की क्या जरूरत है, 14 वाला अगर 2 गो रहता तब भाग लगाते हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए तो आसान है, 36 प्लस 7 7 49 और प्लस 4 हो जाएगा, तो 9 6 15, 9 6 15 4 19, यानी 89 हो जाएगा। 89 मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 कह रहा है कि उस द्विघात समीकरण का चयन करिए जिसका मूल एक मूल 1 प्लस, देखिए दोनों मूल दिया रहेगा तब आप इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस मूलों का योगफल, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। इससे आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो दोनों मूल देना चाहिए तब निकलेगा। तो अब इसमें दोनों मूल नहीं दिया है तो हमें क्या करना होगा, इसका मूल से डिसाइड करना होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ अब मूल का फॉर्मूला क्या होता है आप ही बताइए। मूल का होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। यही मूल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो अगर इससे हम निकालते हैं, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल कर देखिए ना, उसी से पता चल जाएगा। जैसे यहाँ b का मान 2 है तो 2 दूनी के 4 माइनस 4 इंटू ए का मान 1 है और c का मान 2 है, तो 4 माइनस 8 हो जाएगा, इसका मतलब -4। तो इसका मूल काल्पनिक होगा तो ये होगा नहीं। जिसका मूल ये -4 आने का मतलब मूल काल्पनिक हो गया, ये नहीं होगा।
इसका मूल देखिए तो ये भी मूल काल्पनिक होगा, ये भी नहीं होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो 4 माइनस 4 नहीं, ये जीरो हो जाएगा, ये मूल जीरो हो जाएगा। तो दोनों मूल बराबर होगा तो ये भी नहीं हो सकता है। जिसका जीरो हो जाने का मतलब ना कि मूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो हो गया तो मूल बराबर होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ से आते हैं बी वाला चेक कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि जब b का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 4 इंटू ए का मान 1 और c का मान 1, तो 3 में से 4 गया तो -1, ये भी मूल काल्पनिक हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। होगा क्या हमारा डी आंसर हो जाएगा। यहाँ आप चेक करके देख लीजिए मूल यानी x बराबर होगा माइनस बी, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 2 दूनी के 4 माइनस 4ac, यहाँ 4ac करेंगे तो 4 दूना 8 प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बट्टा 2 इंटू ए का मान 1 है, तो x बराबर 2 प्लस माइनस 8 4 12, 12 का हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, और बट्टा 2। अब 2 से भाग लगाएंगे तो ये 1 प्लस माइनस √3 हो जाएगा, यानी एक मूल हो जाएगा 1 प्लस √3 और एक मूल हो जाएगा 1 माइनस √3 हो जाएगा। तो यहाँ 1 प्लस √3 मूल किसका मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी का, तो डी ही हो जाएगा हमारा। अब सबका देखिए निकालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आया तो ये मूल काल्पनिक हो जाएगा, इसका जीरो आ गया तो ये दोनों मूल बराबर होगा, इसीलिए एक मूल नहीं दोनों मूल बराबर होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी काल्पनिक आ जा रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर है हमारा। ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फेक्शन के लिए हम यहाँ पे निकाल दिए, देखिए निकाल दिए तो आ जा रहा है। अब एग्जाम में निकालने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट हो जाएगा, बस आपको अभी समझाना है। तो ये मूल हम निकाल लिए यहाँ से, तो मूल हमारा 1 प्लस √3 1 माइनस √3 दो गो मूल आ रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। देखिए, दो ट्रेन जो समान चाल से विपरीत दिशाओं में चले, जब दो ट्रेनें ना जब विपरीत दिशा से आती है ना तो समय बराबर हो जाता है, समय बराबर दूरी में ट्रेन की लंबाई का योग L1 प्लस L2 और बट्टा सापेक्षिक चाल हो जाता है, रिलेटिव स्पीड। कभी भी जब दो ट्रेनें चलती है तो सापेक्षिक चाल होता है, सापेक्षिक चाल हो जाएगा। तो देख लीजिए सिंपल सा हो गया, कितना समय लग रहा है 10 सेकेंड बराबर दोनों के लंबाई का योग, जोड़ दीजिए लंबाई तो कितना हो जाएगा 260 बटा रिलेटिव स्पीड। अब मान लीजिए इसका भी चाल x है, इसका भी चाल x है, तो ये 2x हो जाएगा, सिंपल, 0 से 0 कट गया तो ये 2x इज इक्वल टू 26 हो गया, तो x का मान 13 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। दोनों का चाल बराबर ही है, एक का भी 13 है, पहला का भी दूसरे का भी 13 है, 13 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात है, जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो समय बराबर दूरी के जगह ट्रेन के लंबाइयों का योग और बट्टा सापेक्षिक चाल हो जाएगा। चाल x मान ली है तो अगर विपरीत दिशा से आ रही है तो चाल जुड़ जाता है, सापेक्षिक चाल अगर एक इधर से आ रही है एक इधर से, दोनों विपरीत दिशा है तो विपरीत में जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। और सेम रहने पर सेम में क्या हो जाता है, घट जाता है। ये सापेक्षिक चाल निकालने का ये है कि विपरीत डायरेक्शन में जुड़ जाएगा और सेम में घट जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। एक कंबल को 1148 रुपए में बेचने पर 30% हानि होता है, तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 30% हानि का मतलब 70% का मान दे रखा है 1148। अब 5% लाभ कमाने का मतलब कि 105% का मान पूछ रहा है। सिंपल सा हो गया, 1148 बट्टा 70 गुणे 105 हो जाएगा। कटा दीजिए, 7 से कटाएंगे तो ये 7 से कट जा रहा है क्या, 7 एकम 7 4 11 7 छक 42 कट जा रहा है, 7 एकम 7 यहाँ हो जाएगा, 7 एकम 7 4 11 7 छक 42 7 चौक 28, फिर ये 5 दूना 10, ये कटेगा 21 मिनट में, 2 से कटा लेते हैं आपका, तो 2 8 16 2 दूनी 4, यानी कि 82 गुणे 21, 82 गुणे 21 तो 21 दूना 42, ये 2 वाला हो जाएगा, ये 2 वाला 1722, 1722 इज द राइट आंसर। 82 गुणे 21 का मतलब 1722, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान सा है। 30% हानि का मतलब कि 70 का मान दिया है, अब 5% लाभ का मतलब 105 का पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलिए। अब देखिए कल भी ये क्वेश्चन आया था इस तरह का, हमेशा क्वेश्चन आ रहा है इस तरह का, पूछा है इसको सरल करना है। सरल करने का मतलब कि घटा देना है, सिंपल, इस दोनों में गुणा करेंगे आप तो 3x² माइनस 18x हो जाएगा, 18x हो जाएगा, प्लस अब तो ये कहीं गुणा करने वाला है ही नहीं, जे उगते उतार दीजिए, x² प्लस 6x
-9 अब +24 तो कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा। ठीक, अब -x³ हो जाएगा। अब देख लीजिए सिंपल से बात हो गया, ये हो जाएगा। पहले अंक को लिखा है ना, ऑप्शन से ही चलिए, तो ये 15 हो जाएगा, 18x और 6x तो -12x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की बात करें अगर तो यहाँ 3x² और 1x² तो +4x² हो जाएगा। क्यू की बात करें तो -x³ हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 15 - 12x + 4x² - x³ यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत इसमें 15 + 12x + 4x² - 15 1 मिनट ये नहीं होगा, -12 वाला होगा ना, डी आंसर होगा। ये आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। ठीक, डी होगा न कि सी होगा। 15 - 12x है, इसमें तो प्लस दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में A 40 डिग्री है, B 55 डिग्री है, D 55 डिग्री है, E 85 डिग्री है, और ये मेजरमेंट ऑफ AB, MAB का मतलब ना मेजरमेंट ऑफ भुजा AB मेजरमेंट ऑफ FD के बराबर है। तो नीचे दिए गए सब, पहले तो आप क्या करिए ना कि फिगर बना दीजिए, दोनों त्रिभुज को हम बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ABC और यहाँ है DEF। देखिए A का माप है 40 डिग्री, ये कितना है 40 डिग्री है, और B का माप है 55 डिग्री, ये कितना है 55 डिग्री है। ठीक, उसके बाद कोण D का मान 55 डिग्री, इस त्रिभुज में ये D का मान कितना है 55 डिग्री है। ठीक, E का मान कितना है 85 डिग्री है, ये कितना है 85 डिग्री। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा कोण दोनों में हम निकाल लेते हैं, तो ये 5 5 10 8 5 13 1 14 यानी कि ये 40 डिग्री हो जाएगा, ये यहाँ पे 85 डिग्री हो जाएगा। एक बात और दिया है कि AB बराबर FD है, ये AB जितना है ना, AB जितना है उतना क्या है FD है। FD का मतलब ये वाला भुजा है। ठीक, दोनों बराबर है। तब एक बात देखिए, आप ध्यान रखिए, आपको पता होगा कि सर्वांग समता का रूल होता है SAS ये होता है साइड एंगल और फिर SSS यानी साइड। अगर किसी त्रिभुज के दो गो भुजा और बीच के कोण बराबर हो तो सर्वांगसम हो जाएगा, दो गो कोण और बीच का भुजा बराबर हो तो सर्वांगसम हो जाएगा, तीनों साइड आपस में बराबर हो तो सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ ये वाला रूल लग रहा है, ये वाला रूल, यानी कि ये एंगल साइड एंगल यानी ये 55 है, ये भुजा बराबर है, ये 40 है, ये 55 है, ये भुजा बराबर है, ये 40 है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। लेकिन लिखेंगे कैसे? अब देखिए सब में तो सर्वांगसम ही दिया हुआ है, तो लिखने का तरीका ये हुआ कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम किसका होगा बताइए, DEF का कि EFD का, यही तो जानना है, और कुछ तो इसमें है नहीं। अब देखिए इसका निर्णय कैसे लेंगे, तो जो कोण बराबर होता है वही संगत कोण, जैसे यहाँ A 40 है ना, तो इसमें कौन 40 है पकड़िए, तो F 40 है, तो पहले F लिखना होगा, यहाँ त्रिभुज F लिखना होगा। अब यहाँ B शीर्ष B का क्या है 55, तो इसमें देखिए 55 कौन है D, तो यहाँ F D और E हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किसमें दिया है, जैसे यहाँ ABC लिए हैं तो A का कोण 40 है, तो इसमें F वाला 40 लेंगे, उसके बाद B का 55 है तो यहाँ D लेंगे, और तब जाके F लेंगे, तो E लेंगे। तो देख लीजिए ABC त्रिभुज FDE, ABC FDE किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इज द राइट आंसर। ये बात मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत है इसमें? कभी भी संगत हम लोग शीर्ष का पता कैसे करते हैं, तो जो कोण बराबर होता है उसी का संगत शीर्ष लेना होगा। जैसे यहाँ A के बराबर है F, तो A लेंगे तो यहाँ F लेंगे, B के बराबर है क्या, तो D, तो यहाँ B लिए हैं तो यहाँ अब D लेंगे, और ये C के बराबर है E, तो यहाँ C लिए हैं तो यहाँ E लेंगे, तो यही हमारा रिजल्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, किस थ्योरम के तहत, तो ASA थ्योरम ASA के तहत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्या का रेशियो है 5-7, इसका HCF क्या होगा आप ही बताइए। 5-7 का HCF 1 होगा, और क्वेश्चन में दिया है 17, तो 1 यूनिट का वैल्यू 17 है, तो एक संख्या 5 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू 17 × 5 = 85 हो जाएगा, 7 यूनिट का वैल्यू 17 × 7 = 119 हो जाएगा।
यानी यही आंसर हो जाएगा 85 119, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। दोनों का HCF मेरे हिसाब से हुआ 1 और 1 के हिसाब से क्वेश्चन में दिया था 17, तो 1 का वैल्यू 17, तो 5 का वैल्यू 85 और 7 का वैल्यू 119, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है, हर साल 4% की दर से बढ़ रही है, तो 2 साल बाद यानी 4 बढ़ेगा तो 104/100 हो जाएगा, फिर 4 बढ़ेगा तो 104/100 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 25 चौके 100, ये 25 से कट जाना चाहिए, 25 8 200, फिर 2 4 और 3 उतरा तो 25 9 225 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना हुआ, 13 में से 5 गया 8 और ये हो गया 1, यहाँ उतरा क्या अब आपका, तो 9 200, अब 7 उतर जाएगा, तो 25 छक्के 150, 25 साते 175 हो गया। तो अब यहाँ 2 हो गया, 1 हो गया, 25 25 5 125, ये भी कट जाएगा फिर से 25 चौके 100, ये देखिए 25 से कट जाएगा, 25 3 75, यानी 89 में से 75 जाएगा, कितना बचा 4 1, अब उतरेगा क्या आपका 7, तो अब 25 5 125, 2 बचा और 5 बचा, तो 25 8 200, 25 9 ये हो जाएगा, ये गुणा हो गया आपका, यहाँ पे हटा देते हैं इसको। अब ये 4 से कटा दीजिए, 4 से कटेगा तो 4 दूना 8 4 छक 24, ये भी हो जाएगा 4 दूना 8 4 छक 24, यानी जो जनसंख्या हो जाएगा 359 गुणे 26 26 से 676 हो जाएगा। ठीक, तो 9 छके 54, लास्ट में 4 रहना चाहिए, अब 4 दूगो में, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो गुणा करना होगा हमें, यानी कि 676 में हमें 359 से गुणा कर लेना होगा। 9 छक 54 का 4 हासिल 5 हो जाएगा, 9 7 63 और 5 68, 6 हो गया, 9 छक 54 और 6 54 6 60 हो जाएगा, 6 5 30 0 हो गया, यानी कि अब अंत में 8 4 आएगा, 8 4, तो अंतिम 2 डिजिट 8 4 है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूरा गुणा करने की जरूरत क्या है, ये 4 4 2 को टकराया था, तो अंतिम 2 डिजिट हमारा 8, ये जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 8 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 4, अंतिम 2 डिजिट किस में आ रहा है, डी में आ रहा है, तो डी आंसर हो जाएगा। यानी हम जब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2,42,684 आ जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इसको आप गुणा करके चेक कर लेंगे, वो उतना ही आएगा, क्योंकि आपका अंतिम 2 डिजिट हम लोग निकाल लिए, तो अंतिम 2 डिजिट जब आ रहा है 8 4 और एक में है ये है, यही आएगा हमारा, दूसरा आ ही नहीं सकता है, 2,42,684। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 बोला है कि रवि ने 50,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, 6 महीने बाद राजू 1 लाख रुपए का निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। यानी कि रवि का कभी भी, आपको कल भी बताए थे, परसों भी आया था, ये पार्टनरशिप हमेशा आता है। लाभ को हम लोग कैसे बांटते हैं, तो लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय, इसी रेशियो में हमेशा लाभ बढ़ता है, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। रवि जो है 50,000 रुपये लगा रहा है, 50,000 1 साल के लिए, यानी 12 मंथ के लिए, और उस 6 महीने बाद राजू आया है, तो राजू कितने रुपए लगाया है, देखिए 1 लाख रुपए, ये कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए, चूंकि 6 महीने बाद आया है, तो ये जो इनका लाभ का रेशियो हो गया ना, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, तो 4 0 से यहाँ 4 0 खत्म हो गया, 6 से कटा लीजिए तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 से कटा लेंगे तो 2 5 10, 5 से कटा लिए 5, यानी 1:1 आ गया, तो दोनों को जो है बराबर बराबर राशि मिलेगा। तो कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद 63,000 रुपये फायदा हुआ, तो आधा आधा मिल जाएगा, किसका पूछा है, किसी का भी पीछे पूछेगा, आधा आधा मिल जाएगा, इसका आधा कर दीजिए, यानी कि 3 1 5 हो जाएगा, 31,500 रुपये मिलेगा, राजू को भी इतना ही मिलेगा और रवि को भी इतना ही मिलेगा, 31,500 रुपये, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आधा आधा मिल जाएगा, 1:1 का मतलब आधा आधा, तो आधा आधा मतलब 31,500। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कितना आसान है, 1.24 पर रेकरिंग है, तो इसको भिन्न में जब बदलेंगे तो 124 - 1/99 हो जाएगा,
यानी कि 123/99 हो जाएगा। तो अब देखिए ये कट रहा है तो कटा देंगे, 3 से कट रहा है, 3 3 33 और 3 चौके 12, 3 एकम 3, यानी 41/33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। सिंपल सा बात है ये। एक दिन और आया था रेकरिंग वाला। भिन्न को रेकरिंग में बदलने का रूल होता है, आपको बताए थे कि 0.PQ अगर दोनों पे रेकरिंग हो जाएगा तो PQ/99 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 0.PQR अगर इस दोनों पे रेकरिंग दिया है तो आपको बताए थे कि पहले PQR दे देंगे, P पे रेकरिंग नहीं है तो P घटा देंगे, 2 पे रेकरिंग है तो 2 9 और 1 पे नहीं है तो इसके लिए 0। ये इस टाइप का देखिए, इस टाइप। अगर मान लीजिए P.QR इस पे रेकरिंग दिया है तो इसको कैसे बनाते हैं, तो इसका बनाने का 2 तरीका। अगर पूर्णांक में दिया रहेगा तो P पूर्णांक QR/99 ऐसे भी आप कर सकते हैं, पूर्णांक में दिया रहेगा तो। अगर डायरेक्ट भिन्न में दिया रहेगा तो PQR माइनस P, इस पर रेकरिंग नहीं है ना तो इसको घटा देंगे और बट्टा 2 पर है तो 99 हो जाएगा। यही रूल होता है इसका। डायरेक्ट 2 तरीका से इसको बना सकते हैं। एक पूर्णांक में जब दिया रहेगा तो P पूर्णांक QR/99, इससे भी वही आएगा, पूर्णांक तोड़ करके बनाइएगा सेम आएगा। और डायरेक्ट अगर बट्टा में दिया है ना तो PQR माइनस P पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे और बट्टा 99, 2 पर रेकरिंग है तो 99 हो जाएगा। तो वही बात की है यहाँ पे, 124 माइनस 1 पे रेकरिंग नहीं है और बट्टा 99, तो ये आ जाएगा 41/33। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 पढ़िए। ऐसा भी क्वेश्चन आया था निकटतम मान निकालने के लिए। निम्नलिखित का विकल्प का निकटतम लगभग मान को दर्शाता है। तब निकटतम कह रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। तो अब एक बात देखिए कि ये 360 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 361 का वर्गमूल 19 होता है, तो इसको हम 19 लिख देंगे क्योंकि निकटतम निकालना है, हमें दशमलव में नहीं ले जाना है, निकटतम मान निकालना है। प्लस अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले भाग लगाएंगे तो 12 में 6 से भाग लगाएंगे 2 होगा, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा हमारा रिजल्ट। माइनस अब 170 का वर्गमूल नहीं होता है, 169 का वर्गमूल होता है 13 होता है, तो इसको एक 13 मान लेंगे हम, 13 और डिवाइडेड बाई कितना है, पूरे में भाग लगाना है हमें 2 से। देखिए सिंपल हो गया, 16 9 25 में से 13 गया 12 हो जाएगा। ठीक, 16 9 25 में से 13 गया 12, 12 को 2 से भाग लगाइएगा 6 आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आसान क्वेश्चन है। लगभग मान निकालना है ना तो रूट अंडर 360 का वर्गमूल नहीं होता है, 361 का वर्गमूल होता है जो 19 होता है। तो लगभग में आप इसको 19 लिख दीजिएगा, लगभग मान निकालना है तो दशमलव में नहीं ले जाएंगे। सब कैलकुलेट किए तो हमारा 6 आंसर आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। देखिए आपको ना ये बात अगर नहीं पता है, बेसिक आइडेंटिटी ट्रिगो में बेसिक आइडेंटिटी क्या होता है देख लीजिए। TI आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा, 3 गो बेसिक आइडेंटिटी होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है पहला। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी से सब 3 को फॉर्मूला बन जाता है। एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये तीसरा आइडेंटिटी हो गया। ठीक, ये तीनों आइडेंटिटी होता है। इसी पे एक क्वेश्चन है, जैसे सेक का सीक्वल्स होता है 10 से, तो इस दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए। जब 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए इसका सीक्वल्स किससे बना रहा है तो कॉट से। कॉसेक स्क्वायर के साथ ये दोनों फॉर्मूला लग रहा है, कॉसेक में कॉट रहता है, तो इसमें से जब हम 4 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, अब इसका भी वैल्यू 1 होता है तो 2 गुणे 1 अब प्लस 4 गुणे 1, तो 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। ये आइडेंटिटी याद रखिएगा, आप लिख लीजिएगा इसको नोट करके, बेसिक आइडेंटिटी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नंबर देखिए। 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से 4.5 किलोमीटर की चाल से आ रहे व्यक्ति को, यानी कि ये ट्रेन जा रही है, ये रेलगाड़ी है, एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, एक मैन आ रहा है। ठीक, तो 12 सेकंड में पार करती है। देखिए जब किसी व्यक्ति को पार करती है ट्रेन ना, तो उस कंडीशन में समय बराबर दूरी की जगह ट्रेन की लंबाई,
और बट्टा, क्योंकि व्यक्ति का तो लंबाई होता नहीं, ये नहीं होता है कि व्यक्ति 100 मीटर 200 मीटर का, तो व्यक्ति की लंबाई को नगण्य माना जाए। अब बट्टा सापेक्षिक चाल हो जाएगा। जब भी दोनों चल रहे हैं तो हमेशा सापेक्षिक चाल नीचे रहेगा। ठीक, बस खत्म हो गया, कुछ नहीं है। सेम डायरेक्शन रहेगा तो घट जाएगा, अपोजिट रहेगा तो जुड़ जाएगा। तो कितने देर में पार कर रही है, देखिए 12 सेकेंड में, 12। और बट्टा ट्रेन की लंबाई कितना है, 210 मीटर। ये सेकेंड में है, ये मीटर में है। और जो चाल होगा ना, चाल, इसका चाल पूछ रहा है, पूछा है ट्रेन की चाल नहीं पता है, एक्स मान लेते हैं, और व्यक्ति का चाल दिया हुआ है 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, तो ये जुड़ जाएगा, यानी कि x + 4.5 हो जाएगा। एक किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकेंड में 5/18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, x का मान आ जाएगा 6 दूना 12, 17 18 हो जाएगा। 5 से कटा देंगे, 5 चौको 20, 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक, 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाता है। 21 से 63, यानी कि 63 बराबर x + 4.5 है, तो इधर आकर घट जाएगा। x का मान हो जाएगा 63 - 4.5, यानी कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो गया, पॉइंट 12 में से 4 गया 8, यानी 58 हो जाएगा। 58.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 58.5 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए एक बात आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ ये दोनों किलोमीटर पर आवर में, यानी जो x का रिजल्ट आएगा ना वो किलोमीटर पर आवर में ही आएगा, ये नहीं कि फिर से हम बदलेंगे। ये x का मान जो आएगा ना वो किलोमीटर पर, ये भी किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर, ये दोनों का वैल्यू किलोमीटर पर आवर में ही आएगा हमारा। समय बराबर, जब दो ट्रेन नहीं, यहाँ बोला है कि व्यक्ति को पार करिए, तो जब व्यक्ति को पार करेगी तो समय बराबर दूरी की जगह ट्रेन की लंबाई और बटा सापेक्षिक चाल हो जाएगा। अगर दोनों विपरीत दिशा में है तो 12 बराबर 210 बट्टा ट्रेन की चाल नहीं पता है, x मान ली है, और व्यक्ति की चाल दिया हुआ है 4.5। सॉल्व करके निकाल लिए x का मान 58.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 88 किलोमीटर प्रति घंटा की नहीं, 800 किलोमीटर की एक यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। शेष दूरी किस चाल से तय करे ताकि उसका औसत चाल 60 हो। औसत चाल का मतलब टोटल समय निकाल लीजिए, समय कितना ये समय लेगी, तो समय बराबर 800/60 है, 60, 20 23 60, 20 चौके 80, यानी कि टोटल ये समय लेगी 40/3 घंटा। यहाँ 300 किलोमीटर को 50 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही है, तो ये T1 कितना समय ली है, तो 300/50, तो 5 छके 30, यानी 6 घंटा ले लिए। तो शेष समय कितना बचा, शेष समय 40/3 - 6, तो 36 18, यानी कि 22/3 घंटा बच गया। और शेष दूरी कितना है, शेष दूरी हमें चाल पूछा हुआ है, तो 300 चल गई है 800 में से, तो 500 किलोमीटर बचा हुआ है। तो अब चाल क्या हो जाएगा, आप ही बताइए। चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि 500 बटा समय है 22/3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 2 से कटा दीजिए तो 11, और ये 250 हो जाएगा, तो 25 के 75, 750/11 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, पूर्णांक में नहीं तोड़ा है, वैसे ही दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार समझिए जरा सा फिर से, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा कि टोटल 800 किलोमीटर तय करना है और टोटल स्पीड दिया हुआ है, एवरेज स्पीड 60 है, तो समय कितना लेना होगा, 40/3। और 300 किलोमीटर को 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, तो यहाँ समय ले लिया 6 घंटा, तो शेष टाइम कितना बचा हुआ है, तो 22/3। और शेष दूरी कितना है, 500 किलोमीटर। जब 300 चल गए तो और 500 बचा हुआ है, तो चाल क्या हो जाएगा, शेष यात्रा का चाल पूछ रहे हैं, शेष दूरी किस चाल से तय करना होगा, तो शेष यात्रा का चाल है 500/22/3, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 750/11 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखिए, ग्राफ से रिलेटेड है, आपका पाई चार्ट दिया हुआ है। निम्नलिखित चार्ट श्री कुमार द्वारा महीने में विभिन्न मदों पर की जाने वाली व्यय, जैसे ये श्री कुमार कोई है ना, तो इनका खर्च दिया हुआ है कि लॉन्ड्री पे ये 9%, बाजार पे 8%, पानी पे 12%, ये सब दिया हुआ है। ठीक, तो चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए दिए गए
में श्री कुमार द्वारा पेट्रोल और पानी पर कितना खर्च किया। तो पेट्रोल पे 35% है और पानी पे 12% है, यानी 35-12 कितना हो गया, 47% वो खर्च किया है। तब 11200 का 47% नहीं निकालेंगे, 47/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 1120 गुणे 47। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें गुणा कर लेना होगा। 4 वाला अंतिम में 4 दुगो है इसमें, तो गुणा करना होगा। 112 में 47 से गुणा कर लीजिए। 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 4 दूना 8, 4 4 हो जाएगा, यानी कि 4 8 7 15 का 5 8 से 1 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 हो जाएगा, यानी 5 52 54 0 हो जाएगा। 52 54 0 ऑप्शन से देख लीजिए। 52 64 0 होगा क्या, जोड़ने में गलत हुआ है, देखिए तो चर की 4 ही हो जाएगा। 8 7 15, 8 7 15। इसको एक बार और देख लेंगे आप थोड़ा सा। टोटल है कितना, 1,12,000। तो 1,12,000 का 47%, यानी कि 5 2 7 3 1 4। तो 47/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। 7 9 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 8 तब 7 हो जाएगा। 4 8 8 16 का 6 हो जाएगा, यानी कि 52 64 हो जाएगा। 52 64 0 ऑप्शन नंबर ए ही होगा हमारा। 52 64 0 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 23 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 32 मीटर है और इसके दो अंतः लंबों की लंबाई है 14। देखिए अंतः लंब, जैसे कोई भी चतुर्भुज ले लीजिए, कोई भी चतुर्भुज है, इसका ये एक विकर्ण दिया हुआ है, ये डायगोनल दिया हुआ है। ठीक, और यहां से इस पर जो लंब डला है वो दिया हुआ है, ये डायगोनल दिया हुआ है कितना, 32 मीटर। ये लंब दिया हुआ है 6 मीटर और यहां से जो लंब डला हुआ है ये दिया हुआ है कितना, 10 मीटर। तो इस तरह का कभी भी अगर चतुर्भुज बन रहा है ना, तो इसका एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू विकर्ण इंटू h1 प्लस h2, दोनों हाइट का सम हो जाएगा, यही इसका एरिया हो जाता है। तब रख दीजिए इस पे 1/2 इंटू विकर्ण कितना है 32, और दोनों लंब को जोड़ दीजिए, ये 6 है और ये 13 है, 10 है, तो 10 6 16 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे, 2 से कटाइएगा तो ये 8 हो जाएगा, यानी 8 दूना 16, 8 3 के 24 1 25, यानी 256 हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलिए ये बात समझे कि नहीं। इसका जब भी इस तरह का अगर चतुर्भुज दिया हो जिसमें एक विकर्ण दिया गया होगा और इस पर डाले गए लंब की लंबाई दिया होगा, तो इसका एरिया होता है 1/2 इंटू विकर्ण इंटू दोनों लंबाइयों का योग हो जाएगा। तो 1/2 इंटू विकर्ण 32 है और दोनों लंबाई का योग मतलब ये 6 है, 10 है, तो 10 6 16, यानी कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ठीक, 256 मीटर स्क्वायर, एरिया कभी भी मीटर स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़िए। 91 सेंटीमीटर लंबे, 25 नंबर, 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 टुकड़ों में काटा जाता है कि एक टुकड़ा दूसरे टुकड़ा का 3/4, यानी कि एक अगर x है ना तो एक 3/4x हो जाएगा। दोनों का योग कितना हो गया बताइए, तो 7/4x इज इक्वल टू 91 हो गया। 7 से कटाइए 13, x का मान हो जाएगा 52, 13 चौके 52। क्लियर। तो इसमें बोला है कि छोटे टुकड़े का, तो छोटे टुकड़े मतलब ये हो जाएगा ना, छोटा टुकड़ा 3/4 गुणे 52 हो जाएगा। तो 4 से कटाएंगे, 4 एकम 4, 13 चौके 52, 13 तिया 39 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बड़ा वाला टुकड़ा पूछता है तो 52 सेंटीमीटर, छोटा वाला पूछा है 39, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल है, वेरी सिंपल। एक x मान लिए तो एक हो जाएगा 3/4 का मतलब 3/4x, दोनों का योग 91 था तो x का मान 52, यानी बड़ा वाला 52 हो जाएगा। तो छोटा वाला आप 91 में से 52 घटा देंगे तब भी आ जाएगा, और 3/4 x का मान निकाल लेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ ये कल भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, x² - 14x प्लस 49 = 0 के मूलों के प्राकृतिक। अब मूल किस पे डिपेंड करता है, कल ही आपको बताए थे कि मूल टोटल डिपेंड करता है b² - 4ac। क्या बात बताए थे कि यहाँ से 2 मूल होता है, 2, एक होता है काल्पनिक और एक होता है वास्तविक।
वास्तविक होता है। काल्पनिक कब होगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो जाएगा, लेस देन 0। वास्तविक कब होगा? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ भी दो पार्ट में बढ़ जाता है। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल असमान होगा, असमान हो जाएगा। और जब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो मूल क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, समान। ये तीनों से बहुत क्वेश्चन आता है। मूल डिपेंड करता है किस पर? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा होगा तो मूल काल्पनिक हो जाएगा, अगर 0 से बड़ा हो या फिर 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक होगा। वास्तविक कलम में दो गो पार्ट, अगर केवल बड़ा में आएगा तो असमान होता है, अगर बराबर 0 आ जाएगा तो समान हो जाएगा। तो यही तो बात पूछा है। पहले इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, पता चल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान यहाँ से -14 है, तो -14 का वर्ग करेंगे तो 196 हो जाएगा। माइनस 4a का मान कितना है? 1 है, और c का मान कितना है? 49 है। यानी कि 196 माइनस 9 चौके 36 का 6 हासिल 3 हो जाएगा, 4 चौके 16 3 19 196। तो 196 में से 196 गए 0। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो जाएगा तो मूल समान होगा अगर वास्तविक होगा। तो देखिए समान किसमें दिया है? वास्तविक मूल होगा, समान मूल होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, गलत है। भिन्न मूल होगा। भिन्न कब होता है? आप देखिए एक बार, भिन्न कब होता है ये भी ध्यान देखिए। भिन्न कब हो जाएगा? तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए बहुत पूछता है क्वेश्चन, भिन्न में कब आएगा? तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac पूर्ण वर्ग आ जाएगा। तो ये देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 4 आ जाए, 9 आ जाए, 36 आ जाए, तब ये जाकर के भिन्न होगा। वास्तविक कब होगा? असमान। वास्तविक और समान कब होगा? तो जब 0 आ जाए। काल्पनिक कब होगा? तो जानते ही हैं, काल्पनिक होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो जाएगा। कोई मूल नहीं होगा इसका मतलब है ही नहीं, ठीक। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा इसका मतलब नहीं है। तो इतना कंडीशन अगर आप ध्यान रखेंगे ना, ये तो सब आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। इसको भी इसी में इंक्लूड कर लीजिए कि भिन्न कब होगा? तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टोटल इसमें भी 26 क्वेश्चन था आपका, ठीक। जो हम लोग का सेट नंबर 7 था, सेट 7, इसमें टोटल 26 क्वेश्चन था। तो 26 क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन किए। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, सेट नंबर 8 में मिलेंगे, ठीक। तो चलिए तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना और आप में इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो चलिए हम लोग लगातार सेट का डिस्कशन कर रहे हैं। अगर चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों में शेयर करिए। जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको शेयर करिए, उनका भी भला हो जाएगा, वो भी सीखेंगे। लगातार हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं आपका, ठीक। तो चलिए आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर।